Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. This is the part 4th of hemostasis. पार्ट फर्स्ट ऑफ हीमोस्टैसिस में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीमोस्टैसिस क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कौन से अलग अलग टाइप्स हैं उनको हमने डिटेल में भी डिस्कस करा था, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या सिग्निफिकेंस होता है हीमोस्टैसिस के अंदर। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था अबाउट द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेटलेट अडेशन का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर कैसे काम करता है कोagulation के अंदर, अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेल्टा ग्रैन्यूल्स, सीरोटोनिन, एडीपी, एडेनिन डाइफॉस्फेट, कैल्शियम, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये सब चीज़ें कोagulation के अंदर कैसे वर्क करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, क्या इनका रोल होता है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस करा था पार्ट सेकेंड के अंदर। पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस करा था अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation। हमने देखा था कि जो कोagulation होते हैं उसके दो मेन पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करा था एक्सट्रिंसिक पाथवे, और हीमोस्टैसिस के पार्ट फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पहले आप वो वीडियोस देखिएगा, क्योंकि जब आप इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation हम डिस्कस करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो इन सारे स्टेप से को रिलेट कर रही होंगी। तो पहले आप इन सारी वीडियोज़ को देखिएगा, उसके बाद आप फोर्थ पार्ट हीमोस्टैसिस का इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation को देखिएगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए ये हमारी नॉर्मल सी एक वेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ये सर्कुलेशन होता है उसके अंदर एक एंटी कोagुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हेपारिन। अब हमने क्या करा, इस वेन को हमने कट करा और इसका सैंपल कलेक्ट करा। जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो वेन को पंचर किया जाता है। तो जब आपने इस वेन को पंचर किया तो क्या हुआ, इसके मतलब जब आपने पंचर किया तो क्या हुआ, ये ब्लड आपका वाइल के अंदर आया, ठीक है। जब ये ब्लड आपका वाइल के अंदर आ रहा है तो साथ ही साथ इसमें क्या आ रहा है, जो हेपारिन है एंटीकोगुलेंट वो भी साथ ही साथ इसके अंदर आ रहा है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जब आप इस वाइल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये आपकी वाइल है, इसमें ब्लड है, ब्लड के अंदर हेपारिन है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और एंटीकोगुलेंट का क्या काम होता है, क्लॉट बनने से रोकना। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब इसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, हेपारिन प्रेजेंट है, तब भी यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन क्यों हुआ, और अगर यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है तो वो किस पाथवे से हुआ है, क्या वो इंट्रिंसिक पाथवे है, क्या वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, या फिर वो दोनों पाथवे की वजह से यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो लेक्चर को एंड तक समझना होगा। एंड में हमें समझ आएगा कि यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन किस वजह से हुआ। अब देखिए हमारा इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे आपको थोड़ा नाम से हिंट मिल रही है कि कोई ना कोई चीज़ इंट्रिंसिकली प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर कोई चीज़, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई वजह प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये पाथवे इनिशिएट हो रहा है। याद करिए जब हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था तो उसके अंदर क्या हुआ था, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वहाँ पे कोई टिश्यू में ट्रॉमा हुआ था, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ था, उसके बाद वो पाथवे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्या है, जब ये जो पाथवे है जब ये इनिशिएट होता है तो इसके इनिशिएट होने की जो वजह है वो इंट्रिंसिक मतलब अंदर ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि ये एक इंट्रिंसिक पाथवे है, राइट। अब देखिए जो यहाँ पे जो वजह है जो इंट्रिंसिक पाथवे को इनिशिएट करता है वो होता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12। तो इंट्रिंसिक पाथवे आप जब भी पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट हो रहा होगा हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12 से, और जब भी आप एक्सट्रिंसिक पाथवे को पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट हो रहा होगा आपका टिश्यू फैक्टर से। तो यहाँ पे देखिए जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 होता है इसे इनिशियली किस नाम से जाना जाता था, कॉन्टैक्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको हेगमैन फैक्टर के नाम से जाना गया और अब इसको जाना जाता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 के नाम से। अब देखिए क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जब आपको कोई चोट नहीं लगी, एकदम नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन आपका चल रहा है, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर 12 होता है ये नॉर्मली सर्कुलेट करता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में ये इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर होता है। अब ये एक्टिवेट कब होता है, ये एक्टिवेट होता है जब ये कॉन्टैक्ट में आता है इन कंडीशंस के अंदर, जैसे कि जब कोई आपके एंडोथेलियल सेल जब आपके इंजर्ड हो जाती हैं और अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर 12 उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। या फिर
जब ये सब एंडोथीलियल एक्सपोज कोलेजन लेयर के कांटेक्ट में आता है तब आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। या फिर ये कभी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और फिर हम उसको क्लॉटिंग फैक्टर 12A बोलते हैं। तो अगर इन तीनों कंडीशंस के अंदर कोई भी कंडीशन आपकी बॉडी में अप्लाई हो रही है तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेट होती है आपका जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए हम जो एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं हीमोस्टेसिस का, सीक्वेंस में हमने पूरा डिस्कस करा था, उसमें हमने देखा था कि जो एंडोथीलियल सेल्स थी वो भी इंजर्ड हो रही थी, जो कोलेजन लेयर थी वो भी एक्सपोज हो रही थी, और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या हो रही थी, एक्टिवेट हो रही थी। जब भी आपकी बॉडी में कोई कट लगता है तो एंडोथीलियल सेल्स भी इंजर्ड हो जाती हैं, एक्सपोज कोलेजन लेयर भी एक्सपोज होती हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी एक्टिवेट होती है। तो तीनों ही कंडीशंस हो रही थी। इन तीनों कंडीशंस होने की वजह से आपका इंट्रिंसिक पाथवे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, क्योंकि आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया, राइट। अब देखिए सीक्वेंस में हमने देखा था कि प्लेटलेट का यहाँ पे क्या हुआ था, एडेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट का क्या हुआ था, एक्टिवेशन हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पे प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आया, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा ये क्या बन जाएगा, एक क्लॉटिंग फैक्टर 12A बन जाएगा। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 12A एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो इनएक्टिवेट था वो सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा ये इसके साथ बाइंड करेगा और इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, इसको सिग्नल दे देगा कि मैं एक्टिवेट हो गया हूँ तो अब तुझे भी एक्टिवेट होना है। अब क्लॉटिंग फैक्टर 11 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये फर्दर क्या करेगा, जो इनएक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 9 सर्कुलेट कर रहा था उसके कॉन्टैक्ट में आके इसको भी एक्टिवेट कर देगा कि मैं एक्टिवेट हो चुका है, अब तुझे एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि तुझे आगे का सीक्वेंस संभालना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 9A किसके साथ जुड़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 3, ये दोनों इसके साथ जुड़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक एंजाइम बनाएंगे, और एंजाइमेटिकली ये वर्क करेंगे किसके ऊपर, क्लॉटिंग फैक्टर 10 के ऊपर। इसके ऊपर ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, एंजाइमेटिकली वर्क करेंगे और इस क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे क्लॉटिंग फैक्टर 10A के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना, नॉर्मली कहाँ बनते हैं, हमारे लिवर के अंदर बनते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये सर्कुलेट तो होते हैं लेकिन इनएक्टिवेट रहते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस अप्लाई होती हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका पाथवे इनिशिएट हो जाता है। अब क्या होगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर 10 क्या हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर 10 किस पे वर्क करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे काम करेगा, उस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि थ्रोम्बिन जो है यहाँ पे दो काम करता है। पहला काम ये फिब्रिनोजन पे काम करता है और इसको फिब्रिन मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और दूसरा काम ये यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो इनएक्टिवेट होता है ये उस पर भी काम करता है और इसको एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, जो ये फिब्रिन मोनोमर्स बनते हैं ना, इन फिब्रिन मोनोमर्स को ये फिब्रिन क्लॉट के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको अभी हम बाद में थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे ये इस पे काम किया, इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन दो चीज़ों पे काम कर रहा है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ ही क्लॉटिंग फैक्टर 13 को क्लॉटिंग फैक्टर 13A के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। 13A क्या काम कर रहा है, इस फिब्रिन मोनोमर्स को फिब्रिन क्लॉट के अंदर काम कर रहा है। तो लास्ट में हमने देखा था कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बनना। तो इंट्रिंसिक पाथवे यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर किस पे एंड हुआ, इसका क्लॉट फॉर्मेशन पे, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बोल लो या फिर फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन बोल लो, एक चीज़ है। तो लास्ट में आपका क्या हो गया, यहाँ पे कोआगुलेशन, ब्लड का कोआगुलेशन हो गया। अब देखिए कॉमन पाथवे क्या होता है, ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब कॉमन पाथवे का क्या मतलब होता है, कॉमन पाथवे का मतलब होता है, जब हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि जब कोई भी टिश्यू इंजर्ड होता है, जैसे यहाँ पे इंजर्ड हो गया तो वहाँ से क्या होता है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। तो यहाँ पे इंजर्ड ही तो हुआ है, हम वही तो केस स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि आपका कोई टिश्यू यहाँ से इंजर्ड हो गया, कट लग गया है, तो क्या हुआ, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ। अब हमें पता है टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है तो क्या पाथवे स्टार्ट होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। टिश्यू फैक्टर दो चीज़ का मिलकर बना होता है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, राइट। अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या सर्कुलेट कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 7। ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 किसके साथ जुड़ेगा, लिपोप्रोटीन के साथ जुड़ेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 7A के अंदर।
ये क्लॉटिंग फैक्टर 7A कहाँ पे जाएगा, इस क्लॉटिंग फैक्टर 10 के पास जाएगा और इसको एक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 10A के अंदर। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में इसको डिटेल में समझा चुकी हूँ। यहाँ पे बस मैंने आपको कॉमन पाथवे का मतलब समझाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंट्रिंसिक पाथवे को देखिए, क्या बन रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 10A बन रहा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखिए, इस तरीके से ये साइकिल चल रही है और बाद में क्या बन रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर 10A बन रहा है। अब इसके बनने के बाद जो सारी प्रोसीजर होती है ना, वो दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। यहाँ से प्रोसीजर मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 10A के फॉर्मेशन से जो आगे की प्रोसीजर होती है वो दोनों में क्या होती है, दोनों पाथवेज में कॉमन होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन पाथवे। अब हम इंट्रिंसिक पाथवे की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 12। सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्रिंसिक पाथवे किससे स्टार्ट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 12 से होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे किससे स्टार्ट होता है, टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, नॉर्मली जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 12 सर्कुलेट करता है तो ये किसके कांटेक्ट में रहता है, एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में रहता है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि वाइल के अंदर जब ब्लड आता है तो वो क्लॉट क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर इसी में आपको बाद में मिलेगा। तो देखिए जब क्लॉटिंग फैक्टर 12 नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब क्लॉटिंग फैक्टर 12 नॉर्मल कंडीशन में किसके कांटेक्ट में रहता है, एंडोथीलियल सेल्स की कांटेक्ट में। जब आपका ये नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, यहाँ पे क्या है, आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 12 क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसके कांटेक्ट में रहेगा, एंडोथीलियल सेल्स की कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई इंजरी हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इंजर्ड एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, या फिर सब एंडोथीलियल एक्सपोज कोलेजन लेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, या फिर एक्टिवेटेड प्लेटेट्स के कांटेक्ट में आ जाएगा। या फिर आप ये कह लीजिए नॉर्मली कि नॉर्मल कंडीशन में क्लॉटिंग फैक्टर 12 एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में जब रहता है तो ये क्या रहता है, इनएक्टिवेट रहता है। लेकिन जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसी नॉन एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में आता है, अब नॉन एंडोथीलियल सेल्स के सेल्स में सब चीज़ें आती हैं, जो एंडोथीलियल सेल्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब आती हैं, तीनों चीज़ें भी आती हैं, बाकी सब चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसी भी नॉन एंडोथीलियल, जो नॉन एंडोथीलियल का मतलब क्या है, जो एंडोथीलियल नहीं है, ऐसे किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो क्लॉटिंग फैक्टर 12 तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या था कि नॉर्मल कंडीशन में क्लॉटिंग फैक्टर 12 एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में है, लेकिन जैसे आप इसको किसी वाइल के अंदर लेते हो तब आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसकी कांटेक्ट में आ गया, नॉन एंडोथीलियल। ये ग्लास की वाइल, अगर प्लास्टिक की वाइल है, ग्लास की वाइल है, जिस भी चीज़ की वाइल है, ये एक नॉन एंडोथीलियल चीज़ है। ये क्या है, एक नॉन एंडोथीलियल चीज़ है। तो जैसे ही आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसी नॉन एंडोथीलियल की चीज़ के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और इसके एक्टिवेट होते ही आपका इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, उसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हिपैरिन भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 12 ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कंपेयर टू वर्किंग ऑफ हिपैरिन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 12 नॉन एंडोथीलियल के कांटेक्ट में आएगा, आपका इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट हो जाएगा और आपका क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। सो सिंपली जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 12 किसी नॉन एंडोथीलियल सेल्स के कांटेक्ट में आया, वो एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या बन गया, एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12A। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब एक्टिवेशन होगा फैक्टर 11 का। कैसे होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर 12A है वो एंजाइमेटिकली काम करेगा किस पे, क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो इनएक्टिवेट है उस पर काम करेगा और उसको क्या कर देगा, एक्टिवेटेड बना देगा, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 11A। इस कन्वर्जन में रिक्वायर होते हैं दो हार्मोन्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट के काइनेजन एंड कैलिकरिन। ये दो हार्मोन्स होते हैं जो इस स्टेप को क्या करते हैं, मॉनिटर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा। जो 11A बना था वो एंजाइमेटिकली काम करेगा 9 पर और उसको क्या बनाएगा, एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 9A बनाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या होगा, फैक्टर जो 10 है उसका एक्टिवेशन होगा। कैसे होगा, जो 9A है वो इमिडिएटली एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, फैक्टर 8 और फैक्टर 3 के साथ, जो डैमेज प्लेटलेट से रिलीज हुए थे। ये मैंने आपको पार्ट सेकंड में समझाया था, तो पार्ट सेकंड में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जब प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 3 निकलते हैं। जैसे ये बाहर निकलते हैं किसके साथ, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं 9A के साथ, और ये जो
कॉम्प्लेक्स बनता है वो एंजाइमेटिकली काम करता है फैक्टर 10 के ऊपर, उसको क्या बना देता है, एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A बना देता है। अब नेक्स्ट 5th स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। कैसे बनता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड होती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हैं। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A है ये इमीडिएटली बाइंड होता है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया, एक टिश्यू फैक्टर का पार्ट है वो। कैल्शियम आयन से बाइंड होता है, वो कहाँ से आया, डेल्टा ग्रैन्यूल से रिलीज हुआ। क्लॉटिंग फैक्टर 5th के साथ जुड़ता है, वो कहाँ से आया, वो अल्फा ग्रैन्यूल से आया। प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ता है, वो कहाँ से आया, वो एग्रीगेटेड प्लेटलेट से आया। और ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप ये सारे सीक्वेंस को देखिएगा, क्योंकि वो डेल्टा ग्रैन्यूल से कैसे आया, अल्फा ग्रैन्यूल से कैसे आया, एग्रीगेटेड प्लेटलेट से कैसे आया, ये सब चीज़ें कैसे वहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स बनाया, वो आपको सीक्वेंस के अंदर समझ आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बन गया, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 6th स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो प्रोथ्रोम्बिन पे काम करता है और उस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिब्रिन स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, जो फिब्रिनोजन है वो एक प्रोटीन है, हमारे प्लाज्मा में सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जो फिब्रिनोजन होता है वो एक प्रोटीन होता है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर घुला हुआ रहता है, मतलब सॉल्यूबल रहता है। इस फिब्रिनोजन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 4 लो मॉलिक्यूलर वेट के पेप्टाइड्स होते हैं। जैसे ये 4 है ना, ये एक फिब्रिनोजन का एक मतलब स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 4 अलग क्या होते हैं, बाइंडेड फॉर्म में लो मॉलिक्यूलर वेट के पेप्टाइड्स होते हैं। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ये चारों पेप्टाइड्स जो एक साथ जुड़े हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो थ्रोम्बिन ब्रेक्स डाउन द फिब्रिनोजन बॉन्ड एंड रिलीजेस 4 पेप्टाइड्स। ये चारों पेप्टाइड्स को यहाँ पे क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है। अब इससे क्या होगा, वो 4 क्या बन जाएंगे, आपके फिब्रिन मोनोमर्स हम इसे बोलेंगे। मोनोमर का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे 4 क्या बन गए, आपके 4 मोनोमर्स बन गए। अब क्या होगा, हमने देखा था क्लॉटिंग फैक्टर 13 था, जिसको हम जानते हैं थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से, TSF के नाम से। क्लॉटिंग फैक्टर 13 आपका नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्टिवेट कब होता है, जब वहाँ पे थ्रोम्बिन आता है। तो थ्रोम्बिन ने इसको क्या करा, एक्टिवेट करा। अब आपका क्लॉटिंग फैक्टर 13 एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करेगा, इन चारों मोनोमर्स को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है वो क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा, इनका पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब ये पॉलीमराइज करेगा, इन चारों को जोड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो पॉलीमराइज द फिब्रिन मोनोमर्स, इन फिब्रिन मोनोमर्स को जोड़ेगा टुगेदर एंड फॉर्म इनसॉल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स। अब आपको डिफरेंस समझ आया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फिब्रिनोजन होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो आपका फिब्रिनोजन था वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही आपके जब ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, ये प्लाज्मा में घुल नहीं सकते। इसे जब भी आपके यहाँ चोट लग जाती है तो आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ पे कुछ निशान सा बन जाता है, फिर आप उसको खुरोचते हो, वो चीज़ वापस घुलती नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, आप उसको खुरोच के हटाते ही हो यहाँ से। वो फिब्रिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं, वो घुलते नहीं है प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इनसॉल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स बनेंगे। और जब मैं आपको हीमोस्टैसिस समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कोगुलेशन, मेन कोगुलेशन होता क्या है, कोगुलेशन यही होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूबल फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स। मतलब कोगुलेशन का मतलब होता है जब आपका सॉल्यूबल फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, इनसॉल्यूबल फिब्रिन स्ट्रैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, राइट। तो देखिए क्या हुआ, फिब्रिनोजन था, इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। जब जैसे इस पे थ्रोम्बिन ने काम करा, इसको फिब्रिन के मोनोमर्स बना दिए। फिर यहाँ पे जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 13A एक्टिवेट हुआ, इस पे काम किया, इसको क्या बना दिया इसने, पॉलीमर। 4 ऐसे लगा दिए, 4 बॉन्ड्स ऐसे लगा दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स बन गए। अब ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स क्या है, इनसॉल्यूबल है प्लाज्मा के अंदर, तो इससे क्या हुआ, आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। वहाँ पे क्या बन गया, एक थक्का जिसे आप बोलते हैं, क्लॉट बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, जिससे आपकी ब्लीडिंग क्या हो गई, स्टॉप हो गई। किसकी वजह से, इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से। So yeah, this is all about the intrinsic pathway. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.